नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। आइए आपके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेके आए हैं आपको जियोग्राफी में जिस टॉपिक को, वह है ओशियनिक करंट, समुद्री जलधाराएं। तो सबसे पहले आज हम आपको बात करें कि ओशियनिक करंट होती क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या क्या कारण है। कि देखिए, इनका जो ओरिजिन होता है, इनके ओरिजिन का क्या कारण है, इनकी जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है। इनकी उत्पत्ति के लिए 4-5 फैक्टर महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। पहला अगर फैक्टर की हम बात करें तो पहला है जो रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, घूर्णन करती है, वो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, घूर्णन और परिभ्रमण में दो अंतर होता है। परिभ्रमण का मतलब होता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमना, और घूर्णन का अर्थ ये है कि अपने जो एक्सिस है उसी एक्सिस से कंटिन्यू ऐसे मूव करना। ठीक है मित्रों, इतनी चीज़ें स्पष्ट हों तो यहाँ से हम आगे बात करें। यानी हमने आपको ओरिजिन ऑफ ओशनिक करंट के पहले कारक को बताया कि पृथ्वी का घूमना। क्यों? जब पृथ्वी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब एक जगह घूमती है, बहुत तेजी से मूव करती है, तो एक रूल काम करता है यहाँ पे। और रूल है फेरल का नियम। आपने फेरल के नियम की चर्चा कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो केवल काम की जितनी चीज़ें उतनी जान लीजिए कि जो आपके जो गोलार्ध होते हैं, जो आपका पृथ्वी है, उसे दो गोलार्धों में बांटा गया है। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये दोनों एक दूसरे से आधे आधे बटे हुए हैं। अब देखें कि जो उत्तरी गोलार्ध है, अगर कोई पवन यहाँ पे फ्लो हो रही है, कोई भी पवन यहाँ पे फ्लो हो रही है, बह रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है। ये नियम सबसे पहले दिया था फेरल महोदय ने, इसलिए इसे फेरल का नियम कहते हैं। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार कोई भी पवन है तो अपने दाहिने तरफ मूव कर जाती है। कोई भी पवन अगर बह रही है तो अपने दाहिने तरफ मूव करती है। अगर ऐसे कोई पवन जा रही है तो अपने दाहिने तरफ मूव कर जाएगी। और यही चीज़ उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी पवन अगर बह रही है तो अपने बाएं ओर मूव कर जाती है। किस तरफ? बाएं ओर। ये बताया था सबसे पहले फेरल महोदय ने। अब देखें तो जो अगर कोई पवन या कुछ भी पवन के सिवा अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी पे स्वतंत्र रूप से फ्लो कर रही है, तो जैसे ही आप उसे डिवाइड करेंगे नॉर्दर्न और सदर्न से हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो अगर स्वतंत्र रूप से गति कर रही है, चाहे पवन हो या फिर क्या करंट हो, जलधारा हो, वो फेरल के नियम का फॉलो करेगी, वो फेरल के नियम के का अनुसरण करेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मूव करेगी? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में वो मूव करेगी बाईं ओर। ये आप दोनों की आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसके लिए पहला फैक्टर हमने जिम्मेदार बताया किसको, किसके लिए? कि जो करंट उत्पन्न होती है उसके लिए पहला फैक्टर हमने रिस्पॉन्सिबल आपको बताया कि वो था घूर्णन। अच्छा जी, तो दूसरा फैक्टर क्या है? बिल्कुल बताना चाहिए। दूसरा फैक्टर है पवन की दिशा। जो वहाँ पे जो पवन बहती है, वो जो सतह होता है, सतह पे लगातार वार करती है, जिससे वहाँ का जो जल होता है वो वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मूव किया, तुरंत वहाँ पर आप देखेंगे एक जलधारा फ्लो करने लगती है। आपने लहरें उठते हुए देखा होगा कि लहरें इसी का परिणाम होती है। जो आप देखेंगे जो तालाबों में, झीलों में जो लहरें उत्पन्न होती हैं, हवाओं का ही परिणाम होती है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, एक महत्वपूर्ण चीज और जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, तापांतर, यानी ताप का अंतर। आपको तीन तीन चीजें हमने बता दी। एक महत्वपूर्ण चीज जो हम बताने जा रहे हैं, तापांतर। जो समुद्र है उसका तापांतर करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तापांतर कैसे है आप यही जान लें कि देखें, ये कोई समुद्र है, इसमें ये जल भरा हुआ है। ठीक है मित्रों, इसमें कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे जल भरा हुआ है तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तापमान अधिक है और यहाँ तापमान कम है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर जल ऊपर की ओर उठेगा, जल ऊपर की ओर उठेगा। और जहाँ तापमान कम है, जहाँ तापमान कम है वहाँ जल नीचे की ओर बैठेगा। अगर जल नीचे की ओर बैठ रहा है
तो यहाँ का जो स्तर होगा ये नीचे होगा, यहाँ का जो स्तर होगा ये नीचे होगा और यहाँ का जो स्तर होगा वो ऊंचा होगा। क्योंकि जल यहाँ उठ रहा है और जहाँ जल नीचे बैठ रहा है तो आप देखेंगे नीचे सतह पर इसे काउंटर करने के लिए करंट फ्लो होगी। लेकिन ये जो करंट जो फ्लो हो रही है नीचे बैठने के बाद उसको फ्लो करने के लिए एक ऊपर जो ढाल बना हुआ है उसे पूरा करने के लिए ऊपर धारा बहेगी, यह जलधारा होती है। यानी ये जलधारा की दिशा को भी डिसाइड करता है तापांतर, कि ताप जहाँ कम है उस तरफ जलधारा फ्लो करेगी। क्लियर? इसीलिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर आप यहाँ देखेंगे, एक महत्वपूर्ण कारक आपको यहाँ समझ में आएगा। अभी आपको उसको हम भी क्लियर करते हैं। देखेंगे जितनी गर्म जलधाराएं हैं वो इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। अभी आपको ये चीज़ें हम और आपको डिटेल में बात करेंगे। तो आपको हमने टोटल 3 कारक बताए। कौन कौन सा फैक्टर बताया? पहला फैक्टर दोस्तों, जी हाँ सही पकड़ रहे हैं, हमने बताया घूर्णन को, पृथ्वी के घूर्णन को। दूसरा फैक्टर हमने बताया पवन को, यानी घूर्णन, पवन। और तीसरा फैक्टर हमने आपको बताया तापांतर। ये 3 फैक्टर बताए हमने कि जो जलधारा के निर्माण के लिए काम करते हैं। एक चौथा फैक्टर भी जानिए, आप चौथा फैक्टर जानिए कि जो जल का खारापन होता है, जल का खारापन या इसे लवणता बोलें, लवणता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि लवणता डेंसिटी पे डिपेंड करती है और जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे घनत्व, वहाँ पे जल दूर दूर होगा और अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की ओर जलधारा फ्लो होगी। और अन्य कारक है गुरुत्वाकर्षण, किसका? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। टोटल हमने आपको 5 कारक बताए हैं जो जलधारा के। और मेनली अगर यहाँ पे बात करें ग्रेविटेशन की, तो उसमें मून का ग्रेविटेशनल ही सबसे अधिक प्रभावी होता है, इसलिए हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। हमने आपको 5 कारक बताए जिनकी वजह से जलधारा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का घूर्णन, पवन, तापांतर, जल की लवणता और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। एक चीज आप यहाँ पे और जान लीजिए कि जलधारा 2 प्रकार की होती है। जितनी भी करंट आप देखेंगे वो 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी 2? एक जलधारा आप देखेंगे ये होगी गर्म और दूसरी होगी ठंडी। गर्म जलधारा को वार्म करंट बोलते हैं और ठंडी को कोल्ड। जलधारा 2 प्रकार की होगी, एक स्वभाव से गर्म और दूसरी स्वभाव से ठंडी। यहाँ तक बातें स्पष्ट? ये बेसिक बातें थी जिन्हें आपको जानना महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे से सबडक्ट करेंगी, मिलेंगी, वो मत्स्यन का बहुत बड़ा केंद्र होगा। इसकी अभी बात करेंगे क्यों होगा, ठीक है। इसका उदाहरण ग्रेट बैंक्स मिलेगा आपको, ग्रेट बैंक्स मिलेगा जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की 2 करंटें मिलती हैं। लेब्राडोर स्वभाव से ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। इसकी हम बात आपसे करेंगे। इतनी अगर चीज़ें स्पष्ट हो तो हम यहाँ से आगे चलें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर है, एक एक चीज़ आपका स्पष्ट है। तो अब देखिए इस डिस्कशन में हम सबसे पहले अब जलधारा की बात करेंगे, कौन कौन सी करंट कहाँ फ्लो होती है इसकी बात करेंगे। ऐसी बात करते समय हम आपसे सबसे पहले जो उठाएंगे वो महासागर के अनुसार उठाएंगे। कैसे? महासागर के अनुसार। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे प्रशांत महासागर की, यानी पैसिफिक ओशियन की। उसके बाद हमारी बात होगी अटलांटिक पे और हिंद। ये 3 महासागर की हम आपसे चर्चा करेंगे जहाँ पर मेजर करंट फ्लो होती हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 महासागरों की हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट और जानिए। अगर कोई एक नया वर्ड आपको मिलेगा, गायरे, ये क्या होता है ये भी आपको जानना महत्वपूर्ण है। देखिए जो गायरे होता है ये अगर कोई भी फ्लो, अगर मान लीजिए ऐसे कोई कोई जलधारा फ्लो कर रही है इस तरह से और फिर वापस, ये जो चारों तरफ घूम जाने का क्रम था इसे ही गायरे के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जान लीजिए कभी कभी ये पूछ लेता है कि गायरे का संबंध किससे है, जलधाराओं के चक्रीय रूप से। क्लियर? अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे बताई। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने एक एक
ओशियन के जो जलधाराएं हैं उनको उठाते हैं और उनकी चर्चा करते हुए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक मेजर डिस्कशन, ओवरऑल हम डिस्कशन कर लें, उसके बाद एक एक स्पेशल उठाएंगे और उस पर हम बात करते हुए आपसे आगे बढ़ेंगे। आइए, तो हमारी सबसे पहले बात होती है क्या, पहले आप देख लें 2-3 चीज़ें आपको यहाँ और हम ऐड करना चाहते हैं अपने उस फैक्चुअल डेटा में। पहला कि आप इक्वेटर देखें, यानी विषुवत रेखा। ये आपको मैप में जो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नीचे अगर देखेंगे दक्षिण में तो ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर में देखेंगे तो ये होता है उत्तरी गोलार्ध। यहाँ तक बातें स्पष्ट। दूसरी चीज, अगर देखेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर एक और रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। दूसरे 23.5 नॉर्थ में एक और रेखा फ्लो होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक और रेखा जाती है जिसका नाम है क्या, मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं। आप देखेंगे कि जो जितने भी यहाँ पे रेखाएं हैं, ये आप एक रिस्पॉन्सिबल जो पवन का संचरण है, आपको पढ़े होंगे कि पवन, परमानेंट पवन, अस्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रेड विंड, एक होती है पछुआ और एक होती है ध्रुवी। एक बार फिर से यहाँ स्पष्ट कर देते हैं तीनों चीज़ों को। एक चीज़ और आपके लिए थोड़ा सा एडिशनल यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के हमें कॉन्सेप्ट में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए, जो स्थानीय पवनें हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन है, व्यापारिक। दूसरी कौन सी है, दूसरी पवन है पछुआ पवन। और तीसरी पवन जो है उसे हम बोलते हैं ध्रुवी या पोलर पवन के नाम से जानते हैं। यानी स्थानीय पवनें 3 प्रकार की होती हैं, पछुआ, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। अब देखिए, जो व्यापारिक पवन होती है उसका एरिया क्या होता है। आप देखें, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे हमने इक्वेटर दिखाया, विषुवत रेखा दिखाई, ये विषुवत रेखा के से 30 से 35 डिग्री से लेकर दोनों गोलार्धे में विषुवत रेखा की तरफ करंट, एक हवा बहती है जिसे बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इतनी बातें स्पष्ट हो जाए। ये हो गई आपकी व्यापारिक पवनें की लाइन। व्यापारिक पवनों के बाद आए 30 से 35 डिग्री के बाद ध्रुवों की ओर एक पवन फ्लो होती है। ऐसे कुछ इस तरह दूसरे कलर से आपको दिखाएं तो शायद अच्छा हो। ये इस तरह से ऐसे दोनों गोलार्धों में ये होती है पछुआ पवनें। इनकी जो दिशा होती है, ये आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम से दक्षिण, आप देखें दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर और पूरब की ओर होती है। बातें यहाँ तक स्पष्ट। ये होती हैं पछुआ पवनें, और जो पवनें ध्रुवों की ओर बहती हैं उन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। हमने बताया कि करंट के ओरिजिन के लिए, उनकी दिशा के लिए पवन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पवन जो हवाएं होती हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखेंगे जो ट्रेड विंड है, ये पवन को या जलधाराओं को ये इस तरफ मूव कराएंगे, लेकिन जैसे ही पछुआ पवन पेटी में वो जलधारा किसी तरह से पहुंची, वो इस तरफ में मूव कराएगी। इतनी बातें एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। और देखा जाए जलधारा के रूप में तटों का भी योगदान होता है, जो जलधारा की ओरिजिन के लिए नहीं, लेकिन तटों की, जलधारा की दिशा के लिए इनके तटों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो तट कैसी है। अब यहाँ से अगर इतनी बातें स्पष्ट हो तो एक चीज़ हम आगे यहाँ से जोड़ना चाहते हैं। आइए फिर किस मैप में, जिसमें हम बात कर रहे थे, यानी अब देखेंगे जलधारा। अब हम बात करते हैं जलधारा पे। हमने बताया कि 30 डिग्री तक ट्रेड होता है, ट्रेड विंड। अब देखिए, जो व्यापारिक पवनें हैं, चूंकि इनकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है इस तरह से, तो देखेंगे चूंकि अब इसके ठीक विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों में एक जलधारा पूरे महाद्वीप में चलती है, और इसे जो विषुवत रेखा के ठीक उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। नाम याद हो, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या नाम बोलते हैं फिर से, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। जो दक्षिण की ओर है उसे साउथ विषुवतीय जलधारा के नाम से जानते हैं। इतनी बातें स्पष्ट, क्लियर। अब देखिए, अब आइए बैक। अब देखिए मैप में आपके सामने एक मैप रखा है जिसमें आपका इक्वेटर बना हुआ है, इक्वेटर के साथ कुछ लोकेशन है आप, और विषुवत रेखाएं बनी हुई। देखिए, अब देखिए ये आपका लिखा हुआ विषुवतीय,
उसी के साथ जो उत्तर में जलधारा बह रही है उसका नाम उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। और देखेंगे नीचे की आपको मिलेगा दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये पूरे जितने भी महासागर हैं सब में फ्लो होती है, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे हिंद महासागर हो या अटलांटिक हो। अब देखें, अगर कोई जलधारा इस तरह से आ रही है, अगर वो तटों के आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इधर मूव करेगी, एकदम क्लियर। लेकिन जैसे ही 30 डिग्री पर पहुंचेगी उस जलधारा को पछुआ पवन पेटी खींचेगी अपनी तरफ और वो खींच के ऐसे ले जाएगी। ये बात स्पष्ट। ये क्रम आपको हर एक महासागरों में मिलेगा, चाहे आप क्यूरेसियो तक जाएंगे, फिर चाहे आप इधर आप यहाँ प्रशांत महासागर में देखेंगे, ये क्रम सब जगह मिलने वाला है। बातें स्पष्ट हैं। तो आइए अब हम इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट है तो वही चीज़ इधर भी होगी, तट के किनारे उधर पछुआ पेटी आ जाएगी। क्योंकि पछुआ पेटी अगर हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दें कि ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है, 30 डिग्री से ठीक नीचे 30 से 35 डिग्री के बीच ये होगी पछुआ पेटी बेल्ट। तो देखेंगे यहाँ से जलधाराओं का क्रम इस तरफ मूव होता है, और वही चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे 30 डिग्री तो यहाँ पे जलधाराएं इस तरफ भी जाती हैं। बातें स्पष्ट है। क्योंकि ये हवा जो होती है, ये हवा उनको मूव कराती है। आइए अब इतनी बातों के बाद जितनी हमने बात की उसकी पीपीटी देखते हैं जो महासागरीय जलधाराओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये है, हमने बताया पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। पहला हमने बताया पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि फेरल के नियम से दक्षिणी गोलार्ध में वो जो भी पवन होती हैं वो बाएं की तरफ मुड़ती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ेंगी और उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ मुड़ेंगी। क्लियर? और जो पवन होता है, और ये पवन भी इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पवन धीरे धीरे पवनों जो जलधाराएं होती हैं उन्हें खींचता है। तीसरा फैक्टर तापांतर, विभिन्न स्थानों पे ताप के अंतर के कारण हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे जलधारा का निर्माण होता है। लवणता के कारण भी जलधारा का निर्माण होता है, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, ये 5 जो मेजर फैक्टर हैं। और इनकी दिशा, ये आपकी उत्पत्ति के कारक हैं। अगर दिशा की बात करें तो दिशा में आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जो तट होते हैं ये भी जलधारा की दिशा को डिसाइड करते हैं। जिस स्थान पे हमने बताया ठंड और गर्मी जलधाराएं मिलती हैं, वो सबसे मछली उत्पादन के लिए, सबसे मत्स्य व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। उसका एग्जाम्पल हमने बताया ग्रेट बैंक्स। यहाँ पे 2 जलधाराएं मिलती हैं, एक लेब्राडोर की जलधारा जो लेब्राडोर तट होते हुए ग्रीनलैंड के बीच से होते हुए उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से आती है, और दूसरी इधर से जो गल्फ स्ट्रीम होकर फ्लोरिडा जाती है, वो दोनों ग्रेट बैंक के पास मिलते हैं, और वहाँ पे एक मत्स्य का बहुत बड़ा केंद्र उत्पन्न होता है। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हों तो आइए अब हम सबसे पहले जिस महासागर की जलधाराओं की बात करेंगे वो है प्रशांत महासागर। अब एक महासागर को हम उठाते हैं, उसकी पूरी जलधाराओं की हम आपको हाईलाइट करते जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ आपका अच्छा प्रश्न हो सकता है कि इस जलधाराओं में से क्या क्या महत्वपूर्ण है जो पूछा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जलधारा का नाम और महासागर, दूसरी चीज़ उसकी प्रकृति कैसी है, ठंडी है या गर्म है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस महासागर की जलधारा है, किस तट के पास बहती है, और वो ठंडी है या गर्म। इतनी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप करंट से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे जो जलधाराओं से प्रश्न आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं आपसे प्रशांत महासागर की। मैप थोड़ा अलग आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें प्रशांत महासागर डिस्कस करना है। तो प्रशांत महासागर ये पूरा आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन का मैप है। इसमें अगर देखें तो जो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा है उसे उत्तरी प्रशांत, और इक्वेटर के नीचे का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा, उसे हम दक्षिणी प्रशांत के नाम से जानते हैं। आपको गायरे का एक एग्जाम्पल दिखा दें कि देखिए ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, फिर ऐसे फ्लो, फिर ऐसे, ये गायरे का निर्माण करती हैं, इसे गायरे बोलते हैं। ये लगभग सभी महासागरों में निर्माण होता है। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं आपसे करंट की। देखिए इक्वेटर आप पकड़िए, देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर की लाइन के नीचे आप दक्षिण में देखेंगे आपको मिलेगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ऊपर में आपको उत्तर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का मतलब है उत्तर विषुवतीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा। लेकिन जो नीचे है, जो दक्षिण में साउथ इक्वेटोरियल करंट है, उसका अर्थ है कि दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा।
इतनी बातें स्पष्ट हैं। तो अब हम यहाँ से आगे चलें। अब देखिए, जो आपको जो जलधारा दिखी, ये जलधारा जैसे ही आगे बढ़ेगी, जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगी, ये जैसे ही पछुआ पवन पेटी के प्रभाव में आएगी, ये बन जाएगी क्यूरोसियो जलधारा। कौन सी? क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा कैसी है? क्यूरोसियो जलधारा स्वभाव से गर्म जलधारा है। नोट करते रहिएगा आप, स्वभाव से कैसी जलधारा है? स्वभाव से गर्म जलधारा है। यहाँ से अगर आगे जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको एक ओयोसियो की जलधारा यहाँ दिख रही है। ये जलधारा इस क्रम की नहीं है, ये ऊपर से इस तरह से आ रही है। ये अच्छा, एक चीज हम यहाँ बता देते हैं आपको कि जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगी वो जलधाराएं ठंडी होती हैं, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी, चाहे जिस महाद्वीप में, चाहे जिस महासागर में, वो दो जलधाराएं गर्म होंगी। फिर से एक बात, कंफ्यूजन ना, अगर कोई जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो स्वभाव से गर्म होगी, और कोई जलधारा अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है तो जलधारा ठंडी होगी। एकदम स्पष्ट दिशा के आधार पे आप जलधाराओं को पहचान सकते हैं। तो देखें कि जो जलधारा यहाँ से निकली है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में, उत्तर विषुवतीय जलधारा के रूप में, वो आगे जाके क्यूरोसियो की जलधारा बनी है। और कैसी जलधारा होगी? क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की दिशा में जा रही है तो कैसी होगी? ये जलधारा होगी गर्म। क्लियर? यहाँ से अगर आगे देखें तो आगे जाते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक जलधारा और मिलती है हमको। कौन सी? ये जलधारा है ओयोसियो। ओयोसियो की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों से नीचे एक विषुवत रेखा की ओर आ रही है, इसकी दिशा इस तरह से है। इतनी चीजें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हमारा भला हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए, अब देखिए जो जलधारा यहाँ आ रही है, और यही पॉइंट है, आप देखेंगे ये जो जापान के आगे जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे एक गर्म यानी क्यूरोसियो और ओयोसियो की जो जलधाराएं मिल रही हैं, तो ये कैसा क्षेत्र होगा? मत्स्यन का। यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। इसका क्यों होता है अभी आगे हम आपको इसकी बात करेंगे डिटेल में, पहले आप समझ लें। इसके आगे देखेंगे तो एक जलधारा कम चटका की जलधारा आ रही है। कौन सी जलधारा? कम चटका की जलधारा आ रही है। देखें, कम चटका की जलधारा आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अभी आपको और डिटेल मैप में दिखाते हैं, लेकिन अगर देखें कम चटका की जो जलधारा है यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे जलधारा जो नॉर्थ पैसिफिक जलधारा है ये आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से चली गई। ये जलधारा और देखेंगे आप यहाँ पे जो इस तरह से इधर बह रही है, ये है अलास्का की जलधारा। ये भी कैसी जलधारा होगी? ये भी होगी गर्म। अलास्का की जलधारा कैसी होगी? ये होगी गर्म। आपको यहाँ से आगे देखें एक जलधारा अब फिर यहाँ से आपको मिलेगी कैलिफोर्निया की जलधारा, जो नॉर्थ पैसिफिक जलधारा से नीचे की ओर यहाँ से जो हिस्सा मूव हुआ कैलिफोर्निया, क्योंकि ये देखें ध्रुवों से नीचे की ओर आती हुई दिख रही है, अतः जलधारा कैसी होगी? ठंडी। ये क्रम आपको यहाँ से यहाँ तक हमने दिखाया। आइए एक मैप उठाते हैं जिसमें पूरी डिटेल में आपको देखते हैं। ये मैप देखिए, आपके सामने एक मैप है, स्पेशली ड्रा किया गया है। आप देखें इसमें हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की जलधारा जो मेजर है। ये जलधारा आप देखें यहाँ पे निकल लिखा हुआ है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यह बह रही है इस दिशा में। इस दिशा के बाद आगे यहाँ से मूव हुआ, जैसे ही आगे बढ़ी ये बदल गई क्यूरोसियो की जलधारा में। क्यूरोसियो की जो जलधारा है, ये जलधारा कैसी है? गर्म है। जितनी है येलो कलर से दिखाई गई हैं ये सब गर्म जलधाराएं होंगी, जितनी रेड कलर से इस मैप में हमने दिखाया वो ठंडी जलधारा है। ठीक है मित्रों, अब देखें ये जलधारा आगे की ओर बढ़ते हुए नॉर्थ पैसिफिक जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे दो जलधाराएं आके मिलती हैं। एक कौन सा? ओखास्ट की जलधारा। कौन सा? ओखास्ट, जिसे एक नए नाम से हमने बताया था, कौन सा? कमचटका। ओखास्टक या कमचटका एक ही नाम है, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसे कमचटका के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि रूस का जो कमचटका प्रायद्वीप है इसी तट के पास अवस्थित है। दूसरी जलधारा यहाँ पर और आके की मिल रही है जिसका नाम है ओयोसियो या कमचटका की जलधारा, इसे भी जानते हैं। ठीक है, दो जलधाराएं यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल रही हैं, और ये दोनों कैसी जलधाराएं हैं? ये दोनों हैं ठंडी। कौन कौन? कमचटका, ओखास्ट। और ये जलधारा या ओयोसियो या ओखास्ट, ये दोनों कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं। जहाँ पे एक गर्म जलधारा से मिलेंगी वह मत्स्यन का बहुत बड़ा, फिशरीज का बहुत बड़ा केंद्र होगा। क्लियर? अब आगे देखें, हमने आपसे बात की कहाँ से कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो थी वो क्यूरोसियो में बदली। क्यूरोसियो में दो जलधाराएं आके मिल गई। कौन कौन? ओखास्ट और ओसियो।
अब ये फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट आगे बढ़ रही थी। आगे जैसे बढ़ रही थी ये दो भागों में टूट गई। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? दो भागों में टूटी। कौन कौन? एक इधर और एक इधर। जो ऊपर की ओर निकल गई वो हो गई। क्यों? ऊपर की ओर जाने का मतलब है कि ये जलधारा किधर से जा रही है? इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बढ़ रही है, अतः यह गर्म होगी। लेकिन जो जलधारा यहीं से नीचे फिर विषुवत रेखा की तरफ वापस आ गई, ये जलधारा कैलिफोर्निया की जलधारा थी, ये फिर स्वभाव से ठंडी हो जाएगी। जैसा कि हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि जो जलधारा विषुवत रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी होगी, जो विषुवत रेखा से दूर जाएगी वो जलधारा वो गर्म होगी। अब देखें ये एक दायरे यहाँ पे आपने देखा, एक चक्री क्रम देखा, और फिर ये कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा से मिल जाती है और एक सर्किल पूरा कर लेती है इस तरह का। एक बार फिर से फाइनली आपको दिखा दे कौन सा सर्किल था। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जलधारा यहाँ से आगे आई, आगे गई क्यूरोसियो में, क्यूरोसियो से ये गई नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक से जाने दो भागों में टूटी, एक अलास्का और एक कैलिफोर्निया, और फिर ये कैलिफोर्निया की जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जलधारा में मिल जाती है। लेकिन इस घटनाक्रम में आपके कुछ ठंडी जलधाराओं का योगदान है। कौन कौन सी? आप देखें, जो जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यहाँ देखिए ऊपर जा रही है यानी ध्रुव की ओर, ये समानांतर है, या नीचे आ रही है या ध्रुव की ओर से आ रही है, तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा होगी। दूसरी ओयोसियो की जलधारा, और तीसरी आपकी ओखास्ट की जलधारा। ये तीन जलधाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराएं हैं। कौन कौन ठंडी है? कैलिफोर्निया, ओखास्ट और ओयोसियो। अभी इसको आपको हम पीपीटी में दिखाएंगे। बातें स्पष्ट, क्लियर? आइए अब चलिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की बात की गई, अब दक्षिणी प्रशांत महासागर में जाते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक बार मैप आपको दिखा दें। ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब हम इसमें पूरी बात करेंगे। आइए, हमने जैसा कि बताया कि ये है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटोरियल करंट जो होती है, जो विषुवत रेखीय जलधारा है, दो भागों में बटी, वो जो विषुवत रेखा के ठीक उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बहती है उसे उत्तरी इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और जो नीचे की दक्षिण की ओर बहती है उसे दक्षिणी कहते हैं। तो ये दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के तट पे पहुंचती है, ऑस्ट्रेलिया से तट से वो टकराकर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर जब मुड़ती है तो इसे चूंकि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं, चूंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बहती है, इसीलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जाना जाता है। बातें स्पष्ट? आगे ये जलधारा देखिए, ये जलधारा आई ऐसे यहाँ आई, आगे यहाँ तक बात हमारी हुई, आगे ये जलधारा आप देखेंगे साउथ पैसिफिक करंट के रूप में फिर आगे बढ़ती है। कैसी जलधारा अभी भी होगी? ये गर्मी होगी, एकदम स्पष्ट। लेकिन अगर देखेंगे यहीं पे जो यहीं से अगर आगे देखेंगे तो ये जलधारा इधर मूव करती है। कहाँ मूव करती है? ये जलधारा विषुवत रेखा की ओर मूव करती है। ये स्वभाव से ठंडी जलधारा होगी, और फिर ये जलधारा इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है, और ये भी एक जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, फिर एक दायरे यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर से आप एक बार देखें, अब एक बार आपने दायरे को देखा, एक बार फिर से आप देखें। अब आइए, साउथ इक्वेटोरियल करंट गर्म जलधारा, आगे आई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म, आगे आपको मिली कौन सी? साउथ पैसिफिक करंट। कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे ध्रुवों का प्रभाव है, क्योंकि उसी से सटा हुआ एक जलधारा बह रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये पूरे पृथ्वी पे बहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर अगर इस मैप में देखें तो ये जो आप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपको वेस्टर्न ड्रिफ्ट दिखी, ये है, ये पूरे पृथ्वी पे बहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्थल नहीं है। स्थल की कमी के कारण ये लगातार बहती रहती है, और ये कहीं से भी घूमती नहीं है। पूरे सभी जो पृथ्वी है, जो दक्षिणी ध्रुव है, उसके चारों तरफ फ्लो होती रहती है। अब देखिए, यहाँ से आगे जैसे ही ये जलधारा जाएगी साउथ पैसिफिक करंट, ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा में बदल जाती है, और फिर ये विषुवत रेखा की जलधारा में शामिल हो जाती है। ये थी पूरी प्रशांत महासागर की जलधारा। कौन कौन सी? अच्छा जी, बिल्कुल, आपको एक चीज और यहाँ बता देते हैं कि जब आपने देखा कि एक जलधारा साउथ इक्वेटोरियल, इसे SEC के नाम से लिखते हैं, साउथ इक्वेटोरियल जलधारा फ्लो हो रही है, और एक नॉर्थ इक्वेटोरियल जलधारा फ्लो हो रही है, तो इसके बीच में
बीच में इसे काउंटर करने के लिए एक जलधारा और बहती, काउंटर मीन्स होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, जिससे था काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिसका नाम था क्या, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, बातें एकदम क्लियर। आइए, प्रशांत महासागरों की जलधारा हमने आपसे पूरी बात कर ली, इनकी हम एक बार पीपीटी देखते हैं, फिर हम आगे चलें। देखिए, प्रशांत महासागर की जलधाराएं हमने बताया कि जो जितनी जलधाराएं होती हैं दो होती हैं, एक कोल्ड और एक वार्म, या ठंडी या गर्म। प्रशांत महासागर की जो जलधारा हमने आपको बताई, उत्तर विस्वती रेखीय जलधारा जो स्वभाव से गर्म थी। क्यूरोसियो की जलधारा हमने आपको दिखाई, स्वभाव से गर्म थी। अलास्का की जलधारा हमने दिखाई, स्वभाव से गर्म थी। एल्यूसियन जलधारा आपको नहीं दिखाई, ये भी स्वभाव से गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये स्वभाव से ठंडी जलधारा है। ओखास्ट जो जलधारा है स्वभाव से ठंडी जलधारा है। ओयोसियो जो जलधारा है स्वभाव से ठंडी जलधारा है। इसके बाद दक्षिणी विस्वती रेखीय जलधारा की बात हमने की, आपको हमने लास्ट में दिखाया काउंटर विस्वत रेखीय जलधारा। उसके बाद दक्षिणी विस्वती जलधारा हमने आपको, ये दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराओं का उदाहरण है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हमने दिखाई, एक गर्म जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा हमने दिखाई, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें बात करनी होगी। अच्छा, आगे भी बात। उसके बाद दक्षिणी प्रवाह ड्रिफ्ट हमने दिखाई, प्रशांत प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है। आइए एक बार फिर से, आपने पीपीटी देख ली तो आपको फिर उसी मैप पे ले चलते हैं जिस मैप पे हमारी बात हुई थी आपसे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जलधारा है पेरू। ये कैसी जलधारा है, स्वभाव से है कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा है। लेकिन जब ये जलधारा कुछ प्राकृतिक कारणों से ठंडी हो जाती है, ये अपना स्वभाव बदलती है, ठंडी हो जाती है, तो इसे हम यल नीनो के नाम से जानते हैं। यल नीनो के नाम से जानते हैं। इसी जलधारा का प्रभाव भारतीय मानसून पे पड़ता है। दूसरी चीज, अगर ये जरूरत से ज्यादा देखिए, सॉरी, आपको हम थोड़ी सी उल्टी बात बताएं। देखिए, ये जलधारा कैसी है, ठंडी है, लेकिन अगर ये कोल्ड करंट जरूरत से ज्यादा ठंडी हो गई तो ये ला नीनो कहलाती है। क्या, ला नीनो। अगर ये जलधारा जरूरत से ज़्यादा ठंडी हो गई तो ये ला नीनो कहलाती है। अगर ला नीनो आया है तो भारत में मानसून खूब प्रबल आता है, जम के वर्षा होती है। वर्षा कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। लेकिन यही आप देखें, यही जो है, जो आपकी कोल्ड करंट थी, अगर ये गर्म हो जाए, क्या हो जाए, गर्म। अगर ये गर्म हो जाए तो इसे यल नीनो के नाम से जानते हैं। और जब यल नीनो आता है तो भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, वर्षा भारत में कम होती है। ठीक है, आइए वापस। ये बात हमने की पेरू या हम्बोल्ट की, इसे जब गर्म हो जाए तो यल नीनो कहते हैं, और जब ठंडे हो जाए तो इसे ला नीनो कहते हैं। दोनों का प्रभाव भारतीय मानसून पे पड़ता है। ला नीनो आता है तो भारत में मानसून तीव्र होता है, वर्षा खूब होती है। लेकिन यल नीनो आता है तो मानसून भारत में कमजोर हो जाता है। ओके, यहाँ से आगे चलें। अब यहाँ से हम बात करेंगे आपसे हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। ये थोड़ी सी हमारी डिस्कशन अब तेजी से होगी क्योंकि टाइम समय काफ़ी लंबा हो गया है। अब देखें, जो आपको जैसे कि हर कॉन्टिनेंट में, हर महासागर में हमने दिखाया कि आपकी एक जलधारा होगी, कौन सी, इक्वेटोरियल करंट, जो इक्वेटर के पास बहेगी। उसके उत्तर की ओर जो बहेगा उसे नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी उत्तरी विस्वती जलधारा कहेंगे, और जो दक्षिण की ओर बहेगा उसे साउथ इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। एकदम क्लियर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से आप आगे देखें कि जब ये जलधारा फ्लो हो रही है, पहले हम दक्षिणी हिंद महासागर की बात करते हैं, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में कोई क्रम नहीं पाया जाता, कोई क्रम पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये ऐसे इस तरह से फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही ये आप देखेंगे तंजानिया और मोजाम्बिक के तट पे जाती है और ये ऐसे टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और ये इसे मोजाम्बिक करंट के नाम से जानते हैं। किस करंट के नाम से जानते हैं, मोजाम्बिक करंट के नाम से जानते हैं। आगे यही जलधारा जब बढ़ती है, जैसे ही ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक से क्रॉस करती है तो इस जलधारा को अंगुल हाफ के नाम से जानते हैं। क्या नाम, अंगुल हाफ लिखा हुआ देखें, अंगुल हाफ के नाम से जानते हैं। यही अंगुल हाफ की जलधारा आगे बढ़कर आप देखेंगे फिर ये पवन वेस्ट जो विंड ड्रिफ्ट है, जो ठंडी है, उससे जाकर मिल जाती है। और यही जब आगे फिर पहुंचती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, फिर ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर फिर ये उत्तर की ओर मुड़ती है, और जब उत्तर की ओर मुड़ती है तो ये स्वभाव से ठंडी जलधारा होती है, और फिर ये इंडोनेशिया तक आकर फिर ये इक्वेटोरियल जलधारा में मिल जाती है। ये क्रम सर्किल पूरा होता है। कौन कौन सा, ध्यान रखिए, कौन कौन सा क्रम पूरा हो रहा है, आपको फिर से मैप में दिखा देते हैं। दक्षिण विस्वती जलधारा आपने देखा,
आपने मोजाम्बिक देखा, अंगुल देखा, मेडागास्कर, इसकी एक तरफ से एक जलधारा और इधर बहने लगती है, उसे मेडागास्कर जलधारा के नाम से जानते हैं। अंगुल देखा, पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट ये है, वेस्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये है। उसके बाद आपने देखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये इतनी जलधारा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, एक बार एक सांस में देखें। देखिए जो वेस्ट ड्रिफ्ट है ये ठंडी है, ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो पश्चिमी ये ठंडी है, बाकी जितनी जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में हो गर्म है, चाहे साउथ इक्वेटोरियल करंट हो या मोजाम्बिक करंट हो, मेडागास्कर करंट हो, अंगुल करंट हो। ओके, आइए अब यहाँ से हम बात करते हैं आपसे कहाँ, अगली पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे उत्तरी हिंद महासागरीय जलधाराओं के बारे में। जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ पे देखिए जो इक्वेटोरियल करंट बहती है वो देखिए हमने बताया था ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगी और इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगी। जो उत्तरी हिंद महासागर है वहाँ पर उत्तरी इक्वेटोरियल करंट फ्लो नहीं होती, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति के कारण, भारत की उपस्थिति के कारण ये पूरा क्रम बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी सकरा महासागर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है 10 डिग्री तक डोलड्रम की स्थिति होती है। कौन सी? डोलड्रम की, जो शांत क्षेत्र होता है, और इसी वजह से वहाँ पर जो जलधारा होती है उसका प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे एक अलग प्रतिरूप दिखता है। एक बार जलधारा चूँकि भारत में एक मानसून क्रम आता है, तो आप देखेंगे एक बार जलधारा ये सोमालिया के तट से पूरे अरब सागर होते हुए, भारत के कार्नर से होते हुए, यानी जो आपका श्रीलंका है उसके बगल से होते हुए म्यांमार तक एक जलधारा एक बार बहेगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा दोस्तों इसकी दिशा के अनुसार पे। देखिए ये साउथ है और ये वेस्ट है, यानी पश्चिम दक्षिणी मानसूनी जलधारा। कौन सा? पश्चिम दक्षिणी मानसूनी जलधारा। अगर ये कहाँ से बह रही है? अगर ये इस तरह से इधर जा रही है तो इसका नाम होगा पश्चिम दक्षिणी मानसूनी जलधारा। ये 6 महीने तक फ्लो होती है, जब तक मानसून प्रभावी होता है। लेकिन जैसे ही मानसून, लौटते हुए मानसून का काल आता है, रिटर्निंग मानसून आता है, तो ये फिर जलधारा वापस जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाती है, कुछ इस तरह से। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी जलधारा। ये दोनों जलधाराएं स्वभाव से गर्म हैं, दोनों जलधाराएं स्वभाव से गर्म हैं। यानी अब देखें जो उत्तरी हिंद महासागर है उसमें कौन कौन सी जलधाराएं बह रही हैं। देखिए हमने बताया कि साउथ वेस्ट ईस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून। दूसरी पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून। ये दोनों कैसी हैं? गर्म है। ये दोनों गर्म है, दोनों 6-6 महीने साल भर में बदलती रहती हैं। जब एक चलेगी तो दूसरी बंद हो जाएगी और दूसरी चलेगी तो एक बंद हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यह भी गर्म जलधारा है, यह भी एक गर्म जलधारा है, और उसके इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी गर्म जलधारा है, और उत्तर विस्वती जलधारा जो यहाँ प्रभाव ही नहीं है वो भी गर्म जलधारा है। ये हो गई हिंद महासागर की टोटल जलधाराएं। आइए इन्हें हम एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। हिंद महासागर की जलधाराओं में आप देखिए कि सबसे पहले उत्तर हिंद महासागर की जलधाराओं की हम चर्चा करते हैं। यहाँ आपको मिलेगी उत्तर विस्वती जलधारा जो स्वभाव से गर्म होगी। उत्तर हिंद महासागर में जो भी जलधाराएं हैं ये सभी जलधाराएं गर्म होंगी। आइए नाम देख लेते हैं। उत्तरी विस्वती रेखी जलधारा, काउंटर विस्वती रेखी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा जो 6 महीने बहती है, 6 महीने बंद रहती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा जिसकी वजह से भारत में मानसून आता है, और जो उत्तर पूर्वी है ये लौटते हुए मानसून के लिए जिम्मेदार होती है। ये उत्तर हिंद महासागर की जलधाराएं थी। आइए बात करते हैं दक्षिण हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। दक्षिण हिंद महासागर की जलधाराएं में सबसे पहले जो विस्वत रेखा से सीधे नीचे की ओर बहेगी, दक्षिण की ओर, दक्षिण विस्वती जलधारा होगी। उसके बाद ये जलधारा मोजाम्बिक चैनल के पास जाएगी। मोजाम्बिक जो आपका तंजानिया मोजाम्बिक तट है वहाँ पर पहुँचेगी, तो उसे मोजाम्बिक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वहीं पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो मेडागास्कर ऐसे है, एक ऑस्ट्रेलिया जो अफ्रीका है, अफ्रीका के इस तट से निकलती है, दूसरी इधर से, और मेडागास्कर के जो तट से निकलती है उसे मेडागास्कर की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये भी दोनों स्वभाव से गर्म जलधाराएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो पश्चिमी जो वेस्टर्न ड्रिफ्ट है जो पूरे महाद्वीप में, पूरे पृथ्वी पे चारों तरफ घूमता रहता है, वो स्वभाव से ठंडी जलधारा होती है। और ये जो मोजाम्बिक जलधारा है ये जैसे ही आगे ड्रिफ्ट में मिलने वाली होती है उसके पहले एक अंगुलहास द्वीप है, उस द्वीप से होकर बहती है, इसीलिए इसे अंगुलहास की जलधारा कहते हैं। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं।
ये जैसे ही जलधारा ये यहाँ पे आती है, इसे अंगुलहास के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे अंगुलहास द्वीप के नाम से जानते हैं, और उसी के नाम से इस द्वीप का नाम पड़ा है, इस जलधारा का नाम पड़ा है। ठीक है मित्रों, आगे चलें। अब बात करेंगे आपसे हम किस जलधारा के, हमारी आपसे बात हो गई है इंडियन ओशियन के करंट के बारे में, नॉर्थ पैसिफिक के करंट के बारे में। एक ही हमारे पास बच रहा है, कौन सा? वो है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के करंट के बारे में हम बात करेंगे। अटलांटिक ओशियन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो थोड़े से सब्र के साथ करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, चीज़ें कवर कीजिए। आइए पहले आपको हम मैप में दिखा देते हैं। ये है आपकी इक्वेटर, यहाँ पर भी आप इक्वेटर देखें, इसके ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है, इसके नीचे साउथ अटलांटिक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पैटर्न अब तक था कि नॉर्थ NEC नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बह रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट बह रही है, बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे हुई होगा। तो आइए सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक करंट की बात करते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी हमें ज़्यादा डिटेल की बात करनी होगी। देखिए ये करंट यहाँ से बहती हुई आ रही है, जिसका नाम है, पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो रेड में दिखाया है वो गर्म जलधारा होगी, और जो हमने ब्लू में दिखाया है वो आपकी कोल्ड होगी। ठीक है, तो आइए आपको हम उसी कलर से बात करते हैं जिस कलर की जो सी जलधारा है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कौन सी, सबसे पहले वार्म हीट करंट की बात करते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी वो इस प्रकार चलना स्टार्ट करती है। आगे जैसे ही ये तट पे कहाँ से टकराती है, विषुवत रेखा के ऊपरी क्षेत्र जो वेनेजुएला का हिस्सा है, फ्रेंच गुआना का हिस्सा है, यहाँ पर आते ही ये छोटे छोटे द्वीपों, कैरेबियन द्वीपों की वजह से ये दो भागों में टूट जाती है, एक भाग इधर निकलता है और एक भाग इधर निकलता है। क्लियर? जो भाग कैरेबियान द्वीपों की तरफ बहता है उसे कैरेबियाई जलधारा भी बोलते हैं। और आगे जैसे ही ये जैसे ही गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचता है तो इसे फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानते हैं। जैसे ही गल्फ ऑफ मैक्सिको से बाहर निकलता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानते हैं। लेकिन जो जलधारा कैरेबियन द्वीपों के बाहर से निकली थी उस जलधारा को एंटीलीज की जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर से आप देखें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दो भागों में बटा, कहाँ पर? एक एंटीलीज की जलधारा और दूसरा कैरेबियन सागर से होते हुए जो जलधारा निकलती है कैरेबियन सी जलधारा, उसे आगे नाम के जाना फ्लोरिडा की जलधारा। ये दोनों जलधाराएं फिर आकर कहाँ पे? फ्लोरिडा के जो प्रायद्वीप है उसके पास में एक दूसरे से मिल जाती हैं, और जब एक दूसरे से मिलती हैं तो ये फिर आप पछुआ पनपेटी के प्रवाह में आकर फिर आगे बढ़ती हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम के नाम से। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के क्रम में इसे ग्रैंड बैंक्स के पास इससे कुछ जलधाराएं आकर मिलती हैं, और वो स्वभाव से ठंडी होती हैं। कौन सी जलधारा है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पे आप देखेंगे आपसे एक जलधारा आके मिलती है लेब्राडोर। कौन सी? लेब्राडोर कैसी जलधारा है? लेब्राडोर स्वभाव से ठंडी जलधारा है। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको एक जलधारा आएगी ग्रेट ग्रीनलैंड जलधारा, और यहीं पे इरमिंगर की जलधारा बहती है। कौन सी जलधारा? इरमिंगर की जलधारा, जो स्वभाव से कैसी है? स्वभाव से गर्म होती है, लेकिन वो बड़ी छोटी जलधारा होती है, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जलधारा आपको बता रहे हैं ग्रीनलैंड की जलधारा, ये स्वभाव से ठंडी है, ये दोनों आकर मिलती हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा में। जब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा में आकर लेब्राडोर की जलधारा मिलती है तो ये जो लोकेशन होती है ये होती है ग्रेट बैंक्स के पास। ग्रेट बैंक्स जब यहाँ पे जलधाराएं दो मिलती हैं तो आप देखेंगे एक और द्वीप है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, और जब ये आकर मिलती हैं तो इस क्षेत्र में कोहरे का निर्माण होता है। और ये जो कोहरा होता है ये बड़ा ही घना होता है, और यहाँ पर एक स्थितियाँ बनती हैं। कौन सा? यहाँ पे प्लैंकटन एक वर्ड है,
जीव होते हैं, छोटे छोटे समुद्री, जिन्हें मछलियाँ बड़ा पसंदीदा से खाती हैं। प्लैंक्टन्स के लिए बड़ी उपयुक्त दशा होती है और यहाँ पर प्लैंक्टन्स खूब पैदा होते हैं। और जब प्लैंक्टन्स खूब पैदा होते हैं तो जहाँ जिसको आवास मिलेगा वहाँ पे उसके भक्षी पहुँचेंगे। तो ऐसे ही इनको खाने के लिए यहाँ बड़ी मात्रा में मछलियाँ पहुँचती हैं और इसीलिए ये मछलियों का बहुत बड़ा केंद्र होता है। कौन सा लोकेशन? ये लोकेशन जो हमने आपको सर्किल में किया है इसका नाम है ग्रेट बैंक्स, या कौन सा? ग्रेट बैंक्स, या इसको हम न्यू फाउंडलैंड के नाम से भी जानते हैं। आगे जैसे ही ये जलधारा वहाँ मिलती है लेब्राडोर, उसके बाद ये जलधारा आगे बढ़ती है न्यू गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ते हुए न्यू अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में, और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में ये पहुँच जाती है यूरोप तक पहुँच जाती है। लेकिन वहीं से यह एक शाखा टूटकर यहाँ से धीरे से पीछे की ओर वापस आती है, जिसे हम कनारी की जलधारा के नाम से जानते हैं। कनारी की जलधारा चूंकि जब देखेंगे ये विषुवत रेखा की ओर उच्च अक्षांशों से आ रही है, अतः यह स्वभाव से कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। इस उत्तरी अटलांटिक में 3 जलधाराएं आपको ठंडी मेजर हमने आपको बताई। कौन सी? लेब्राडोर, कौन सी? ग्रीनलैंड, कौन सी? कनारी। ये 3 जलधाराएं जो स्वभाव से ठंडी थी, इन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक था। अब देखें एक चीज, यहाँ पे जब ये पूरे दायरे का निर्माण होता है तो बीच वाला जो हिस्सा होता है यह शांत पड़ा रहता है। कैसा रहता है? शांत पड़ा रहता है। और जब ये हिस्सा शांत रहता है तो यहाँ पे एक प्रकार की वनस्पति डेवलप होती है, वनस्पति का विकास होता है, जिसे सार गैसों के नाम से जानते हैं। और जब सार गैसों के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे जो शांत क्षेत्र होता है उसे सार गैसों सी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सार गैसों जो सी है वो कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, एक रत्ती भर कन्फ्यूजन ना हो। नॉर्थ अटलांटिक सी में सार गैसों सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सार गैसों वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है? अब आपकी हमारी बात आपसे हो गई। अब तक कहाँ तक बात हमारी पहुँची? आपके नॉर्थ अटलांटिक तक। अब हम साउथ अटलांटिक की तरफ चलेंगे। आइए साउथ अटलांटिक की भी चर्चा ही करते हैं। देखिए ऊपर आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट के नीचे ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन अगर दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगी। ये जैसे ये ब्राज़ील के तट पे पहुँचती है, ये एक भाग में टूटकर नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पछुआ पनपेटी के प्रभाव में आने से पहले इसे ब्राज़ील की करंट के रूप में जानते हैं। और ब्राज़ील की करंट आती है कहाँ पे? एक आती है फॉकलैंड द्वीप तक। फॉकलैंड द्वीप के पास उसे एक जलधारा मिलती है जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा एक उससे मिलती है। और यहाँ पर भी फॉकलैंड स्वभाव से ठंडी जलधारा है और ब्राज़ीलियन स्वभाव से गर्म जलधारा है, दोनों मिलते हैं तो यहाँ भी मत्स्यन का बहुत बड़ा केंद्र उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ भी प्लैंक्टन्स जो होते हैं बहुत सारी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जो मछलियों के लिए भोजन है। अब इससे आगे अगर देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे फिर ये जो ब्राज़ील की जलधारा है फॉकलैंड के मिलने के बाद ये फिर साउथ अटलांटिक करंट के रूप में आगे बढ़ती है, जो स्वभाव से ठंडी जलधारा होगी। ठंडी जलधारा क्यों? क्योंकि ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिल जाती है। किससे? जो पछुआ पवन प्रवाह है उससे मिल जाती है। हमने जिसको बताया था कि ये पूरे पृथ्वी में चारों तरफ चलती हैं। उसके आगे इसकी एक शाखा निकलती है फिर किस तरफ? अफ्रीका के तट की ओर, और इसे हम बेंगुला की जलधारा के नाम से जानते हैं। यह स्वभाव से कैसी होगी? स्वभाव से ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है और फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट में जाकर मिल जाती है और एक सर्किल फिर यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हो दोस्तों तो यहाँ से हम आगे चलें। तो आइए जितनी बातें हमने आपको बताई उनकी एक बार पीपीटी देखते हैं, फिर आपसे हम आगे बात करेंगे कुछ। ये है आपकी पीपीटी। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में उत्तर अटलांटिक महासागर की हमने बात की, जिसमें हमने बात की कि सबसे पहले उत्तर विसुवती जलधारा की ये 2 भागों में बढ़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम की में निकलती है और दूसरी मैक्सिको के खाड़े में। हमने बताया था डिटेल में इसकी। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती है तो इसे फ्लोरिडा की जलधारा है, और उसके पहले यहाँ पे एंटिलीज की जलधारा हमने आपको दिखाई थी। आगे इरमिंगर मिलती है। कनारी की जलधारा की हमने बात की, जो स्वभाव से कैसी है? ठंडी है। आपको यहाँ पे याद रखना होगा कनारी, लेब्राडोर दोनों, और कौन सा? नॉर्थ ग्रीनलैंड जो आती है, तीनों ठंडी जलधाराएं थी। लेब्राडोर की जलधारा की हमने बात की, गल्फ स्ट्रीम से जब ये मिलती है तो घने कोहरे का निर्माण करती है, मछलियों के लिए बड़ी आदर्श स्थिति होती है। और यहाँ पर प्लाइकोप्लैंक्टन की
पैदा होते हैं, जो मछलियों के लिए बड़े ही आदर्श स्थिति, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे मत्स्य का केंद्र होता है। मछली उत्पादन, वहाँ से मछलियों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने वहाँ से बात की आपसे सारगैसो सी के बारे में। एक शांत सा गायरों के बीच में एक शांत सा क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती वृत्ताकार होता है, जो स्थिर होता है और शांत होता है, उसे वहाँ पर सारगैसो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, इसीलिए उसे हम क्या जानते हैं, सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। दक्षिण विषुवतीय रेखी जलधाराओं की हमने जब बात की तो हमने सबसे पहले साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात की, तो उसमें हमने आपको देखा कि दक्षिण विषुवतीय रेखी जलधारा ये सेंट रॉक्स द्वीप के पास जाते दो भागों में बढ़ जाती है। पहली भाग विषुवत रेखा से जो मिल जाती है और दूसरी ब्राज़ील के तट के सहारे नीचे बढ़ती है। जब ये जलधारा ब्राज़ील के सहारे के नीचे बढ़ती है तो उस जलधारा से आगे जाकर एक फॉकलैंड की जलधारा मिलती है, जिसे हमने मैप में दिखाया था। और ये गिनी तट के करंट से आगे होते हुए फॉकलैंड की जलधारा इसमें आकर मिलती है ब्राज़ील की जलधारा में। किससे? फॉकलैंड की जलधारा जो ठंडी जलधारा है आकर ब्राज़ील की जलधारा में मिलती है। कहाँ पे? फॉकलैंड द्वीप के पास, और यहाँ पे मत्स्य का बहुत बड़ा केंद्र होता है। फिर ये आर्कटिक प्रवाह से मिलकर आगे जब ये निकलती है आपके साउथ अफ्रीका के तट से होते हुए नाबी मरुस्थल के हिस्से से होकर नामीबिया के तट से होते हुए, तो ये बेंगुला के नाम से जानी जाती है, और इसे बेंगुला की जलधारा फिर आकर इक्वेटोरियल करंट में आके मिल जाती है। पूरी सर्किल पूरी होती है, और ये आपके पूरे महाद्वीप, पूरे पृथ्वी पर जो क्रम था, ये जलधाराओं का एक क्रम पूरा होता है। आइए इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। एक मैप आपके सामने होगा, ये मैप के बाद हमारी बातें समाप्त होंगी और हम आपको इस वीडियो से विदा लेंगे। लेकिन पहले इस मैप को आप समझ लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, 1 मिनट के लिए रोक लीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम है, फिर आप प्ले कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है अगर आप थक गए हो तो। आइए मैप में हम बात करते हैं। आप देखेंगे इस मैप में कुछ मरुस्थल दिखाए गए हैं। आप सर करंट जलधारा पढ़ा रहे थे तो मरुस्थल क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा प्रश्न आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है, जो जलधाराएं हैं, इस मरुस्थल के निर्माण से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमने आपको दिखाना उचित समझा। देखिए अगर आप मैप में याद करेंगे तो आपको जो उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक जलधारा बहती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा। स्वभाव से ठंडी जलधारा है। आप देखेंगे ये जो चिली का तट है या पेरू का तट है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा बहती है, ये कैसी जलधारा है? ठंडी। आप देखेंगे यहाँ पे कनारी की जलधारा बहती है, कैसी है? ठंडी। आप देखेंगे ये नाबी मरुस्थल नामीबिया के पास एक जलधारा बहती है जिसका नाम है बेंगुला, कैसी है? ठंडी। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया? नहीं किया तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण है। जितनी भी महत्वपूर्ण जलधाराएं आपने देखी उसके पास कैसी जलधाराएं? ठंडी जलधाराएं। उस ठंडी जलधाराओं के पास आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? कि वहाँ पे मरुस्थल बना हुआ है। आप उसके लिए एक जलधारा और आपको हमने यहाँ पे छोड़ दी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये भी स्वभाव से कैसी है? ठंडी। ये 5 जलधाराएं आपको हमने ठंडी दिखाई। इन 5 जलधाराओं से सटे हुए क्षेत्रों में, पास के क्षेत्रों में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और कैसे मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल। आइए बारी बारी एक के मरुस्थल को देखते हैं हम। सबसे पहले हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये स्वभाव से ठंडी जलधारा है, और ये जिस तट पे बहती है वहाँ पे 2 मरुस्थल का निर्माण करती है। एक का नाम है मोजाबे और दूसरे मरुस्थल का नाम है सोनेरन। आप इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। आपको मैप में दिखा देते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक मोजाबे है, दूसरा सोनेरन है। ये किससे संबंधित है? किस तट पे है? कैलिफोर्निया के तट पर है। कैलिफोर्निया का जो जलधारा बहती है उसके कारण ही इनका निर्माण हुआ है। और कैसे मरुस्थल है? तटीय मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, तटीय मरुस्थल का निर्माण जलधारा के परिणाम स्वरूप होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे हमने एक जलधारा बताई थी जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, जिसे एल नीनो ला नीनो के नाम से भी समय में बदलने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब जल्दी ठंडी जलधारा यह बहती है तो यहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है आटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और ये किस जलधारा के तट पर है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के कारण इसका निर्माण हुआ है। 2 जलधाराओं से मरुस्थलों का निर्माण हमने बताया। तीसरी जलधारा की तरफ चलते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताई थी बेंगुला जलधारा। कौन सी? बेंगुला। बेंगुला की जलधारा ये भी स्वभाव से ठंडी जलधारा थी। इसके यहाँ पे फ्लो होने के कारण यहाँ पे जो निर्माण हुआ है, जिस मरुस्थल का, उसे हम नामीब के नाम से जानते हैं। किस मरुस्थल के नाम से? नामीब मरुस्थल के नाम से जानते हैं।
अगर देखें एक जलधारा यहाँ कनारी बहती है, हालांकि यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल ना भी एक कोस्टल डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कनारी जलधारा बहती है उसका परिणाम आप पाएंगे यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे मरुस्थली बना हुआ है। और आप ऑस्ट्रेलिया में जैसे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जलधारा बहती है, कौन सी, जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये स्वभाव से ठंडी जलधारा है और यहाँ पे कुछ डेजर्ट बनेंगे, जैसे आप देखेंगे ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, ये सब जो डेजर्ट आपके पश्चिमी तट पे मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया पे, इसी का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे समझ में आई तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता के फिर अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि जलधाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है, जलधाराओं का क्या प्रभाव होता है मानव जीवन पर। जो जलधाराएं होती हैं ये देखिए तापमान को प्रभावित करती हैं। जिस भी क्षेत्र में जाती हैं, अगर कोई ठंडी जलधारा जा रही है तो वो तटों के किनारे जो बर्फ़ जमा होती है उन्हें पिघला देती है और वो वहाँ पे बर्फ़ पिघलाने के कारण उसे हीटर के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर कोई गर्म जलधारा तटों की ओर जाती है तो बर्फ़ को पिघलाती है, लेकिन अगर कोई ठंडी जलधारा अगर आती है कहाँ पे, किसी गर्म स्थान पर, तो वहाँ के जो मौसम होते हैं उन्हें बदल देती है और वहाँ पे थोड़ी सी जो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु बनने लगती है। और यही रीजन गर्म जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों में करती हैं और ठंडी जलधाराएं गर्म क्षेत्रों में करती हैं। अगर देखा जाए तो जो गर्म जलधाराएं आपके उपध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो वहाँ पे फसलों के उत्पादन करने के लिए बड़े योगदान देती हैं। और यही रीजन है कि कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो नौ संचालन है बर्फ पर जारी रखता है। दूसरी इनका प्रभाव पड़ता है वर्षा पर प्रभाव ये डालती हैं कि जो ठंडी जलधाराएं जहाँ फ्लो होती हैं वहाँ पे वर्षा नहीं होती, लेकिन जहाँ गर्म जलधाराएं फ्लो होती हैं बहती हैं वहाँ पे वर्षा खूब होती है। ये इन्वायरमेंट वातावरण पर प्रभाव डालती हैं, एटमॉस्फेयर पर प्रभाव डालती हैं। कैसे कि अगर जहाँ ये दोनों गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पे हमने बताया कि शीत पड़ते हैं, कोहरा पड़ते हैं, धुंध सा छाया रहता है और इस तरह से आप देखेंगे तो वहाँ के मौसम पे ये प्रभाव डालती है। जीव जंतुओं पे प्रभाव डालती हैं। जो जीव जंतु होते हैं समुद्री, हमने आपको प्लैंकटन का एग्जाम्पल दिया कि जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ पे प्लैंकटन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रचुरता हो जाती है, ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से आप देखेंगे ये जीव जंतुओं पर प्रभाव डालती हैं। आप देखेंगे व्यापार पे प्रभाव डालती हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई ये बर्फीला क्षेत्र है, अगर कोई ठंडी जलधारा गर्म जलधारा यहाँ बह रही है तो इस क्षेत्र को वो पिघला देगी, जिससे यहाँ पर जो व्यापार के लिए जो नावें आएंगी पूरे बर्फ पर खुली रहती हैं। अतः ये मौसम के साथ साथ, वर्षा के साथ साथ, तापमान के साथ साथ ये हमारे व्यापार को भी प्रभावित करती है। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप पीपीटी इसकी देख ले एक बार। जलधाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव, तापमान पर प्रभाव, हमने बताया कि अगर ठंडी जलधारा तटों के किनारे जा रही है तो बर्फ जो जमे रहते हैं उन्हें पिघला देती है। वार्म अगर करंट कहीं जा रही है तो ये समशीतोष्ण प्रकार के ठंडी क्षेत्रों में आपके निर्माण करती है। और वर्षा का प्रभाव है, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वर्षा को रोकती हैं, वर्षा नहीं होने देती, लेकिन जो गर्म जलधाराएं होती हैं वर्षा खूब कराती हैं। वातावरण पर प्रभाव पता है, शीत और गर्म दोनों मिलकर कोहरे का निर्माण करती हैं, दोनों जलधाराएं जब मिलती हैं। जीव जंतुओं पर प्रभाव, ऑक्सीजन प्लैंकटन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। हमने बताया कि नौवहन जो आपके नौ संचालन होती है नाव के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल देती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो इस तरह का घंटी वाला बटन है ना उससे आप एक बार प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों ने कई बार हमसे कहा कि सर कि कुछ जो आप लिंक भेजते हैं वो लिंक खुलता नहीं है, तो अगर आप ये दबा लेंगे ना तो हमें इसको भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एनएमई कॉर्नर। एनएमई सेवा संस्थान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।